स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह एक ऐसा जीव है जिनके डीएनए में आनुवांशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधन किया जाता है। दो, कृषि मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति खतरनाक सूक्ष्मजीवों के बड़े पैमाने पर उपयोग का मूल्यांकन करने के लिए जिम्मेदार है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव का आशय ऐसे जीवों, चाहे वह जंतु, पादप या सूक्ष्म जीव हो, से है जिनके डीएनए में आनुवंशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधन किया जाता है। अतः कथन एक सही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करती है, न कि कृषि मंत्रालय के तहत। अतः कथन दो सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। मूसी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मूसी नदी भारतीय राज्य तेलंगाना के हैदराबाद शहर से होकर बहती है। दो, यह नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तीन, मूसी नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य में होती है और दक्षिण की ओर तेलंगाना में बहती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मूसी नदी हैदराबाद तेलंगाना से होकर बहती है और शहर की भूगोल और शहरी नियोजन के लिए केंद्रित है। अतः कथन एक सही है। मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अतः कथन दो सही नहीं है। मूसी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नहीं बल्कि तेलंगाना में अनंतगिरी पहाड़ियों से होती है और कृष्णा नदी में मिलने से पहले हैदराबाद से पूर्व की ओर बहती है। अतः कथन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, ब्रिक्स में शुरू में 4 देश शामिल थे और वर्ष 2011 में दक्षिण अफ्रीका 5वें सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुआ। दो, हाल ही में इस समूह का विस्तार हुआ है और इसमें सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मूल ब्रिक्स समूह में ब्राजील, रूस, भारत और चीन शामिल थे और वर्ष 2011 में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। अतः कथन एक सही है। ब्रिक्स समूह में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, इथियोपिया और ईरान सहित 5 नए सदस्य शामिल हुए। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, वैश्विक शीतलन प्रयासों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विल्मिंगटन घोषणा पत्र क्वाड राष्ट्रों द्वारा जारी किया गया था जिसका ध्यान उच्च दक्षता वाली शीतलन प्रणालियों और सतत ऊर्जा समाधानों पर केंद्रित था। दो, भारत ने किगाली संशोधन के तहत 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 85% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। तीन, COP28 में प्रस्तुत वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा 2050 तक शीतलन उत्सर्जन को 68% तक कम करने की एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वैश्विक शीतलन प्रयास क्वाड राष्ट्रों ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जारी विल्मिंगटन घोषणा पत्र सतत ऊर्जा समाधानों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में उच्च दक्षता वाली शीतलन प्रणालियों पर जोर देता है। अतः कथन एक सही है। भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के किगाली संशोधन के तहत वर्ष 2047 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 85% तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। अतः कथन दो सही है। दुबई में 2023 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रस्तुत की गई वैश्विक शीतलन प्रतिज्ञा गैर बाध्यकारी है जिसका लक्ष्य वर्ष 2050 तक शीतलन उत्सर्जन को 68% कम करना है। अतः कथन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस में चुनौतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का लाभ 50% से अधिक जनसंख्या को मिल रहा है। दो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवंटित चावल और गेहूं का लगभग 1/4 हिस्सा लक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष काफी आर्थिक नुकसान होता है।
3. उचित मूल्य की दुकानों पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के क्रियान्वयन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीकेज पूरी तरह समाप्त हो गई है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस वर्तमान में भारत के लगभग 57% आबादी पीडीएस के अंतर्गत आती है, जिससे यह सवाल उठता है कि क्या इस तरह की व्यापक कवरेज आवश्यक है या इसे सबसे गरीब आबादी की ओर लक्षित किया जाना चाहिए। अतः कथन एक सही है। पीडीएस के माध्यम से वितरण के लिए निर्धारित चावल और गेहूं का लगभग 28% लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे अनुमानित वार्षिक घाटा 69,108 करोड़ रुपए है। अतः कथन दो सही है। जबकि पीओएस मशीनों ने पीडीएस में लीकेज को 46% से घटाकर 28% कर दिया है, लेकिन उन्होंने इन नुकसानों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है, जो सिस्टम में और सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। अतः कथन तीन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर के मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में गिरावट आंशिक रूप से घरेलू न्यायिक प्रणाली में देरी और अकुशलता के कारण है। 2. भारत की वाणिज्यिक न्यायालय में देरी और बार बार अस्थायी अदालती आदेश जारी करने के कारण निवेशकों की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई हैं। 3. गिफ्ट सिटी जैसे स्थानों पर विश्व स्तरीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने से विदेशी मध्यस्थता केंद्रों पर भारत की निर्भरता कम हो सकती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर भारत की न्यायिक प्रणाली में अकुशलताएं, जिसमें विवाद समाधान में देरी भी शामिल है, एफडीआई में गिरावट में योगदान करती हैं, क्योंकि वे निवेशकों के लिए अनिश्चित वातावरण बनाती हैं। अतः कथन एक सही है। वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की शुरुआत के बावजूद भारत की वाणिज्यिक न्यायालय में देरी और प्रक्रियात्मक चुनौतियों ने विदेशी निवेशकों को हतोत्साहित किया है, क्योंकि देरी और अस्थायी अदालती आदेशों को बार बार दिया जाता है। अतः कथन दो सही है। गिफ्ट सिटी में नियोजित मध्यस्थता केंद्रों जैसे विकास से कुशल और लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करके विदेशी मध्यस्थता केंद्रों पर निर्भरता को कम करके एडीआर गंतव्य के रूप में भारत की अपील को बढ़ाया जा सकता है। अतः कथन तीन सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य जीवतराम भगवान दास कृपलानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, उन्होंने संविधान सभा के सदस्य और मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 2, उन्होंने विकेंद्रीकृत औद्योगिकीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों में रोजगार का पुरजोर समर्थन किया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आचार्य जीवतराम भगवान दास कृपलानी। हाल ही में आचार्य जीवतराम भगवान दास कृपलानी की जयंती 11 नवंबर 2024 को मनाई गई। आचार्य कृपलानी का जन्म हैदराबाद, सिंध, अब पाकिस्तान में वर्ष 1888 में हुआ था। वे एक प्रमुख सांसद और सामाजिक न्याय के योद्धा थे। कृपलानी ने संविधान सभा के सदस्य और मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अतः कथन एक सही है। उन्होंने विकेंद्रीकृत औद्योगिकीकरण, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास तथा लघु एवं कुटीर उद्योगों में रोजगार का पुरजोर समर्थन किया। अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, प्रवर्तन निदेशालय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 2, केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के तहत प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी एक बहुविषयक एजेंसी है जो धन शोधन अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए जिम्मेदार है, जो राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अतः कथन एक सही नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के तहत प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष की प्रारंभिक नियुक्ति है, जिसमें एक वर्ष के 3 विस्तार की संभावना है, जो कुल अधिकतम 5 वर्ष का कार्यकाल है। अतः कथन दो सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, एफडीआई मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 द्वारा शासित है।
और यह क्षेत्रीय सीमाओं और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के अधीन है। 2. चालू खाता विभिन्न वित्तीय प्रवाहों को समाहित करता है, जिसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भुगतान संतुलन का एक प्रमुख घटक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। एफडीआई मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा 1999 द्वारा शासित है और यह क्षेत्रीय सीमाओं और विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड यानी FIPB के अनुमोदन के अधीन है, अतः कथन 1 सही है। पूंजी खाता जो किसी देश के भुगतान संतुलन का हिस्सा होता है, वह कई तरह के वित्तीय प्रवाहों को कवर करता है, मुख्य रूप से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो प्रवाह और बैंक उधार, जिसमें एक देश में दूसरे देश के निवासियों द्वारा परिसंपत्तियों का अधिग्रहण आम बात है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1. उन्होंने अल हिलाल नामक एक साप्ताहिक पत्रिका शुरू की। 2. वर्ष 1923 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 3. वह स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। उपर्युक्त विशेषताओं द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? ए. सैयद अहमद खान, बी. मौलाना अबुल कलाम आजाद, सी. चितरंजन दास या डी. लियाकत अली खान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मौलाना अबुल कलाम आजाद एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, पत्रकार, राजनीतिज्ञ और शिक्षाविद थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के पुरजोर समर्थन किया और भारतीय राष्ट्रवाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस एकता को बढ़ावा देने और ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का विरोध करने के लिए वर्ष 1912 में अल हिलाल की शुरुआत की। उनकी पत्रिका पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उन्होंने अल बलाग के माध्यम से अपने प्रयास जारी रखा। वह 1923 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने स्वतंत्रता के बाद भारत की शिक्षा नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ओडिशा में 13वीं शताब्दी का कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कराया गया था। 2. कोणार्क मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कोणार्क के मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र शहर पुरी के पास स्थित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में कराया गया था, अतः कथन 1 सही है। इसका भव्य आकार और जटिल डिजाइन पूर्वी गंगा साम्राज्य की ताकत और सांस्कृतिक मूल्यों का प्रतीक है। कोणार्क मंदिर को वर्ष 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हाल के H5N1 बर्ड फ्लू घटनाक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एवियन इन्फ्लुएंजा एक अत्यधिक रोगजनक वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों में फैलता है, लेकिन स्तनधारियों को भी संक्रमित कर सकता है। 2. फ्लू वायरस आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान कर सकते हैं, जिससे एक नए प्रकार का खतरा बढ़ जाता है जो मनुष्य को अधिक प्रभावी ढंग से संक्रमित कर सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।